So बेटे we were doing what? Characteristics of equilibrium. हम क्या पढ़ रहे थे? Characteristics of equilibrium पढ़ रहे थे, तो उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक, तो देखिए बेटे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम जब आप पढ़ रहे थे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम, देखो बच्चे जब इसको आप पढ़ रहे थे तो आपने पहला कैरेक्टरिस्टिक जो पढ़ा था, एक बार हल्का सा रिवीजन दे देता हूं। मैंने आपको पहला कैरेक्टरिस्टिक बताया था कि इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर। इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर। नेचर में जो इक्विलिब्रियम होता है वो डायनामिक नेचर का होता है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डायनामिसिटी ऑफ इक्विलिब्रियम? जैसे कि आपको क्लियर किया था बेटा, डायनामिक नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन रुकते नहीं है बेटा। इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन रुकते नहीं है, सिर्फ रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। दो अपोजिंग प्रोसेसेस की रेट इक्वल हो जाती है पर रिएक्शन रुकता नहीं है। हमें देखने में लगता है कि इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन नहीं हो रहा है, बट ऐसा नहीं होता। इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन रुकता नहीं है, बस रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन जो होती है वो रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन के बराबर होती है। इज इट क्लियर बच्चे? दूसरी बात, डायनामिसिटी ऑफ इक्विलिब्रियम से मैंने ये भी समझाने की कोशिश की थी कि इक्विलिब्रियम के डायनामिक नेचर का मतलब कुछ ऐसा भी होता है कि इक्विलिब्रियम अपने आप को रीस्टोर कर सकता है। अगर आप उसको डिस्टर्ब करते हो तो वो दोबारा से किसी और पोजीशन पे रिस्टोर हो सकता है, वो भी डायनामिसिटी होती है। लेकिन पहली बात जो है डायनामिक नेचर की वो यही है कि इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर, दैट एक्चुअली मींस the rate of forward direction becomes equal to rate of backward direction। ठीक, r forward is equal to r backward। बेटा ये क्लियर है हमको? यस सर। ओके, नाउ सेकंड बात, अब हम सेकंड बात पढ़ेंगे, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे जहां से शुरू करेंगे आज। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है बेटा? दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है एट इक्विलिब्रियम every measurable property becomes constant। क्या है? कहा कि at equilibrium every measurable property becomes constant। ठीक है जी, कहा जा रहा है कि एट इक्विलिब्रियम हर मेजरेबल प्रॉपर्टी जो होती है वो कांस्टेंट हो जाती है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मेजरेबल प्रॉपर्टी? मेजरेबल प्रॉपर्टी जैसे कि कंसंट्रेशन, जैसे कि मेजरेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? जैसे कि कंसंट्रेशन का कांस्टेंट हो जाना, जैसे कि प्रेशर, जैसे कि वॉल्यूम, जैसे कि टेम्परेचर। ठीक, एवरी मेजरेबल प्रॉपर्टी बिकम्स कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम। अब इसके ऊपर क्वेश्चन आ गया, अब क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। ठीक, हमें बोला, क्वेश्चन में बोला विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ depicts that equilibrium is achieved after time t। अब हमारे को यहां पे बोला गया कि वो एक ग्राफ बताओ जिसमें इक्विलिब्रियम आफ्टर द टाइम t आया। ग्राफ देखिएगा, ये पहले वाले ग्राफ से मैच करिएगा। ठीक, ए ग्राफ दिया है बेटे, इस ग्राफ में y एक्सिस पे कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है और यहां पे टाइम पीरियड दे रखा है हमारे। ठीक है, और हमसे बोला गया ये ग्राफ, ये रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन है और ये प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन है। ठीक, ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, एंड दिस इज टाइम t। ये पहला ग्राफ है। दूसरा ग्राफ देखिएगा, दूसरा ग्राफ हमारे पास कुछ ऐसा है।
कि ये हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है, और ये हमारे पास टाइम टी है। दिस इज टाइम टी। ठीक, उसके बाद एक सी ग्राफ देखिएगा। सी ग्राफ कैसा है? ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है बेटा, ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का ग्राफ है, और ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का ग्राफ है। ठीक, यहां कंसंट्रेशन लेट की हमने, और ये टाइम एक्सिस है। ये आपका थर्ड ग्राफ है बेटा। एंड द फोर्थ ग्राफ वी हैव डी। ठीक, समथिंग लाइक दिस। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, और ये टाइम टी है। ये टाइम एक्सिस है, कंसंट्रेशन है। अब हमसे पूछा गया किस ग्राफ में इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड आफ्टर द टाइम टी। इसमें किस ग्राफ में इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड आफ्टर द टाइम टी? सी बेटा। पहली बात तो ये समझ लीजिए, इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन का बराबर होना जरूरी नहीं है। इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन का बराबर होना जरूरी नहीं है। ठीक, इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन बराबर ना भी हो, एक और ग्राफ दे रहा हूं मैं आपको। से एक ग्राफ ये है, ये कंसंट्रेशन है और ये टाइम एक्सिस है। ये बेटे हमारे पास रिएक्टेंट दिए गए और ये हमारे को प्रोडक्ट दिया गया, एंड दिस इज टाइम टी। ठीक, तो हमसे पूछा गया कि इसमें किस ग्राफ में इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड आफ्टर द टाइम टी। माइंड इट बेटा, हम ये बोल रहे हैं कि एट इक्विलिब्रियम एवरी मेजरेबल प्रॉपर्टी बिकम्स कांस्टेंट। उसकी वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है, बराबर नहीं होती। रेट तो बराबर होती है, लेकिन इसकी वैल्यू कंसंट्रेशन की या प्रेशर की, इसकी वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है। कांस्टेंट का मतलब इट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन। तो जब हमने ग्राफ नंबर 1 देखा, ए ग्राफ देखा, तो क्या देखते हैं, ये टाइम टी है, और टाइम टी से पहले इसी पॉइंट के आगे कंसंट्रेशन क्या हो चुकी है, कांस्टेंट। यानी यहां पे कंसंट्रेशन इज ऑलरेडी कांस्टेंट बिफोर द टाइम टी। तो इसमें इक्विलिब्रियम बिफोर टी ही आ गया, इक्विलिब्रियम बिफोर टी आ गया। तो इसमें इक्विलिब्रियम बिफोर टी है। अब इसमें आप देखिए, यहां पे कंसंट्रेशन बराबर हो रही है, ये टाइम टी है, लेकिन इसके बाद कंसंट्रेशन चेंजिंग है। आप देख रहे हो कंसंट्रेशन इज चेंजिंग। ये ऊपर को जा रहा है ग्राफ, ये नीचे को जा रहा है, यानी कंसंट्रेशन इज नॉट येट कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट नहीं होगी तो मतलब इक्विलिब्रियम इज नॉट अचीव्ड, यानी इसमें देयर इज नो इक्विलिब्रियम। इसमें कोई इक्विलिब्रियम नहीं है बच्चे, क्लियर? क्योंकि इक्विलिब्रियम के बाद कंसंट्रेशन चेंज ही नहीं होगी, वो कांस्टेंट हो जाएगी। अब यहां पे मान लो टाइम टी ये था, और इसके बाद देखिएगा, आप देखेंगे इसके बाद ये दोनों ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो गए, यानी रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट हो गई है, प्रोडक्ट की भी कांस्टेंट हो गई है। तो यहां पे इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड आफ्टर द टाइम टी। इस ग्राफ में इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड आफ्टर द टाइम टी। दिस मस्ट बी आवर आंसर, क्लियर? मोरओवर, जब हम इसके डी की बात करते हैं तो डी में हमारा टाइम टी तो ये है। इसके बाद आप देख रहे हैं अभी भी कंसंट्रेशन इज डिक्रीजिंग, डाउनवर्ड जा रही है, यानी चेंज हो रही है। चेंज तो होनी नहीं चाहिए थी, इसका मतलब देयर इज नो इक्विलिब्रियम ओवर हियर आल्सो। यहां पे भी किसी तरह का इक्विलिब्रियम नहीं है। इज इट क्लियर? एंड लास्ट वन, अगर मैं इधर ध्यान देता हूं, आप देखो इसमें टी के बाद यहां पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन भी क्या हो गई है, कांस्टेंट, और यहां प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी क्या हो गई है, कांस्टेंट आफ्टर द टाइम टी। मैंने बोला बराबर होना जरूरी नहीं है, कम ज्यादा होना जरूरी नहीं है, कांस्टेंट होना जरूरी है। तो यहां ये कांस्टेंट आ गई है, सो दिस में आल्सो बी योर आंसर। ये भी आपका आंसर होगा,
क्योंकि इसमें भी आफ्टर द टाइम टी कंसंट्रेशन इज कांस्टेंट, इसमें भी आफ्टर द टाइम टी कंसंट्रेशन इज कांस्टेंट। कंसंट्रेशन का बराबर होना जरूरी नहीं होता, सिर्फ कांस्टेंट होना जरूरी होता है। बोलो क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलिए यस और नो। बट कंसंट्रेशन की वैल्यू इक्वल तो आ सकती है ना? नहीं आ सकती है और ना भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे इधर ये इक्वल आ गई उससे फर्क नहीं पड़ता, इधर नहीं आई उससे फर्क नहीं पड़ता। बस ये कैसी होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए बेटा। ठीक, कि ना तो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की चेंज हो रही, ना कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की चेंज हो रही है। बोलो क्लियर? यस सर। ओके, अब इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से बताता हूं, और ये क्वेश्चन किसी को दे के देखिएगा 92% बोल रहा हूं गलत, सब गलत करेंगे। और आप किसी किताब में भी देखेंगे, कई किताबों में आंसर गलत दिया होगा। ठीक, ध्यान से देखिएगा, यही क्वेश्चन एक दूसरे तरीके से दे रहा हूं। सेम क्वेश्चन हमने पूछा कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग, आप बोलो इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड आफ्टर द टाइम टी। ऐसा ही मैंने कुछ क्वेश्चन दोबारा ले लिया है। ठीक, बट यहां पे बोला इक्विलिब्रियम अचीव्ड इन रिएक्शन, क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, इन रिएक्शन N2 plus 3H2 giving us 2 अमोनिया। रिएक्शन ये है, और बोला कुछ ग्राफ में दे रहा हूं, और बोला किसमें इक्विलिब्रियम आफ्टर द टाइम टी आ गया है, या किसमें इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। हम टाइम टी नहीं भी देते, हम बोलते इसमें इक्विलिब्रियम किसमें आ रहा है, विच डिपिक्ट्स एक्चुअली द पिक्चर। तो ए हमने ले लिया, यहां पे बेटे मैंने ग्राफ लिया है ये, इस साइड बेटे मैं कंसंट्रेशन ले रहा हूं, इस साइड बेटा मैं टाइम ले रहा हूं। ये मैंने लिया नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन N2 की, ये कंसंट्रेशन ले ली बेटे हमने हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन, और ये कंसंट्रेशन ले ली बेटे अमोनिया की कंसंट्रेशन। ठीक है जी, क्लियर? और से दिस इज टाइम टी, दिस इज टाइम टी। एक बी ग्राफ लेते हैं, बी ग्राफ में हमने ये ले ली नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन, ये ली अमोनिया की कंसंट्रेशन, और ये ली हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन। यहां कंसंट्रेशन, यहां टाइम। ठीक, और ऑब्वियसली ये टी टाइम मैंने ले लिया है, दिस इज टाइम टी। ऐसे ही एक सी ग्राफ दे रहा हूं, सी ग्राफ में मैंने ऐसा किया कि ये कंसंट्रेशन ली नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन ली हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन, और ये कंसंट्रेशन ली अमोनिया की कंसंट्रेशन, और बेटा यहां पे आपने टाइम टी ले लिया है। ठीक है जी, एक डी ग्राफ देखिएगा, डी ग्राफ मेरे पास कुछ ऐसा है कि ये नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन, ये हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन, और ये अमोनिया की कंसंट्रेशन, ये डी ग्राफ है। और एक ई ग्राफ और ले रहा हूं, ठीक, और उसमें मैंने क्या किया, इस साइड कॉन्सेंट्रेशन एक्सिस ले ली, इस साइड टाइम ले लिया है। ठीक, तो मैंने ये ले ली अमोनिया की कंसंट्रेशन, ये ले ली हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन, और ये ले ली नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन, और ये टाइम टी हो गया है। ठीक, अब मुझसे पूछा है इसमें से कौन सा ग्राफ जो है, यहां पे भी टाइम टी इधर लिख देते हैं, इसमें कौन सा ग्राफ जो है उसमें इक्विलिब्रियम हैज बीन अचीव्ड। टाइम टी ना भी दिया होता तब भी, इसमें कौन सा ग्राफ है जिसमें इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा है, और वो इस रिएक्शन को डिपिक्ट कर रहा है। कैन यू जस्ट गिव अ फ्लूक? यस, सी। ओके सी, कोई सी बोल रहा है, कोई डी बोल रहा है, ऑल ऑफ देम भी बोल रहे हैं लव, हर्षिता ने डी कहा है। अब ध्यान दो बेटा प्लीज, विराज ने ई बोला है, ध्यान देना। सबसे पहली बात इसकी,
देखो बेटे, ऑब्वियसली नाइट्रोजन कम होगी तो हाइड्रोजन भी कम होगी, दोनों रिएक्टेंट है। नाइट्रोजन कम होगी तो हाइड्रोजन भी कम होगी, दोनों रिएक्टेंट है डेफिनेटली। तो ग्राफ कभी ऐसा हो ही नहीं सकता था कि नाइट्रोजन कम हो और हाइड्रोजन बढ़ जाए, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, इसमें नाइट्रोजन डिक्रीज हो रही है और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, बेटा ये तो कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि नाइट्रोजन अगर यूज अप हो रही तो हाइड्रोजन भी यूज अप हो रही है, ये पॉसिबल ही नहीं है। सिमिलरली यहां पे भी नाइट्रोजन बढ़ रही है, हाइड्रोजन कम हो रही है, दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, ये तो खत्म ही कर दो। अब आ जाओ यहां पर, देखो बेटे, हमें ऐसा लग रहा है कि टाइम टी के बाद इनकी लाइंस कांस्टेंट है, यानी इनकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई है आफ्टर टाइम टी, तो आपको लगेगा आंसर ये है। और बहुत सारी बुक्स में आंसर भी यही दिया होगा, बहुत सारी बुक्स में आंसर भी यही दिया होगा। माइंडेड ये आंसर नहीं है। ये आंसर क्यों नहीं है? देखो बेटे, यहां पे 1 मोल नाइट्रोजन के साथ 3 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहे हैं, यानी अगर नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन का जो चेंज हो रहा है ना बेटे, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन का चेंज उससे ज्यादा होना चाहिए, यानी हाइड्रोजन का कर्व ज्यादा स्टीप होना चाहिए, क्योंकि 1 मोल के लिए 3 हाइड्रोजन यूज होंगे। तो नाइट्रोजन जिस रेट पे यूज हो रही होगी, हाइड्रोजन उससे तिगने रेट पे यूज हो रही होगी, तो जितना डिफरेंस इनमें पहले था कंसंट्रेशन में, क्या उतना ही डिफरेंस रह जाएगा? ऐसा नहीं होगा बेटा, उतना डिफरेंस नहीं रह सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन जो होगी वो धीरे धीरे ज्यादा कंज्यूम होगी, इसलिए ये आंसर बिल्कुल नहीं हो सकता है बेटा। जबकि ज्यादातर बुक्स में यही आंसर दिया होता है, ज्यादातर टीचर भी यही आंसर करवाते हैं, रॉन्ग बात है। यहां वैसे ही हमें समझ में आ रहा है अगेन से, जितना फर्क यहां था आफ्टर टाइम टी, जब इक्विलिब्रियम आ भी गया मान लो, उतना ही फर्क यहां पर है, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है उसकी कंसेंट्रेशन के कंज्यूम होने का रेट अलग अलग है, तो उनकी ग्राफ सेम स्लोप वाले नहीं हो सकते हैं, इसलिए ये भी पॉसिबल नहीं है। अगर आप इधर देखते हैं तो डेफिनेटली यहां नाइट्रोजन भी कम हो रही है, हाइड्रोजन भी कम हो रही है, ओके डन। दूसरी बात, अमोनिया बढ़ रही है, ये भी डन है। और टाइम टी के बाद अगर हम देखते हैं तो ग्राफ स्टेट भी बन रहे हैं, तो ये भी क्लियर है कि इक्विलिब्रियम आ रहा है। पर दूसरी बात ये भी है कि पहले इनकी कंसंट्रेशन में सिर्फ इतना सा फर्क था, आफ्टरवर्ड इनकी कंसंट्रेशन का फर्क बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का यूज ज्यादा होता जा रहा है। तो आंसर मस्ट बी डी मेरे प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन का कर्व ज्यादा स्टीपर होना चाहिए था। इस क्वेश्चन को 3 पॉइंट्स में देखा। पहले तो हमें देखना था कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों की कंसंट्रेशन डिक्रीज होनी चाहिए, ऐसा ना हो भी एक की बढ़े एक की कम हो, वो पॉसिबल नहीं है, दोनों रिएक्टेंट है। दूसरी बात हमने ये देखनी थी कि दोनों की रेट ऑफ कंजम्पशन अलग अलग है, तो दोनों का कर्व सेम स्टीप पे नहीं आना चाहिए, उसकी स्टीपनेस अलग अलग होनी चाहिए। हाँ, अगर ये ग्राफ ना दिया हो तो समझ लीजिएगा किसी ने इससे आंसर पूछा है आपको, तो हम ये आंसर देते, पर ग्राफ एक्चुअली ये होना चाहिए। बोलो, इज इट क्लियर? सो ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो फिर हमें यूजुअली बुक के कारण करना होता है, जो बुक में दिया होता है, या नहीं, फिर अगर ऐसे वाला किसी ने दिया होगा तो ऑब्वियसली सोच के ही दिया होगा बेटा, सही करेक्ट आंसर तो यही है ना। ये या यस तो होगा तब तो यही होगा, नहीं दिया होगा तब हम ये देख सकते हैं भी हमारे को कांस्टेंट कंसंट्रेशन है। गॉट इट? सो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन तो नहीं है ना? बेटी ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चे। ओके सर। ठीक, इसी तरह से अब इसी क्वेश्चन में एक और ट्विस्ट लाते हैं, इसी क्वेश्चन में एक और ट्विस्ट लेके आते हैं। बोलो, पहले ये समझ में आ गया सभी बच्चों को? जल्दी जल्दी यस करना। यथार्थ, इफ इट इज नॉट गिवन। यथार्थ क्या बोलना चाह रहे हो बेटा? माइक ऑन करके बोलो प्लीज। सर अगर डी वाली ऑप्शन नहीं गिवन तो हम सी लिख सकते हैं आंसर? हाँ जी, तब ये भी हो सकता था, तब ये भी हो सकता था, दोनों हो सकते थे। ओके सर। तब दोनों हो सकते थे, लेकिन अगर हमें डी ऑप्शन दी है तो बेस्ट ऑप्शन ये है, क्योंकि ग्राफ की स्टीपनेस सेम नहीं हो सकती। लेकिन
एक क्वेश्चन इसको मैंने बोला थोड़ा ट्विस्ट करते हैं, और ट्विस्ट क्या किया, यही बोला हमने, ये कहा which of the following depicts the equilibrium, that equilibrium is achieved after the time t in the reaction, and now the reaction is given H2 plus I2 giving us 2HI, और मैंने यहां पर अब ये चीजें चेंज कर दी है, ध्यान दीजिएगा प्लीज। ठीक, अब मैंने यहां पर लिख दिया हाइड्रोजन, यहां लिख दिया आयोडीन, यहां लिख दिया HI। सिमिलरली यहां लिख दिया बेटा मैंने से हाइड्रोजन, यहां लिख दिया HI और यहां लिख दिया आयोडीन। यहां लिख दिया मैंने बच्चे हाइड्रोजन, यहां लिख दिया HI और यहां लिख दिया आयोडीन। ठीक है जी, यहां पे लिख दिया हाइड्रोजन, यहां लिख दिया HI, यहां पे भी आयोडीन। ठीक, और यहां पे बेटे HI, यहां पे हाइड्रोजन और यहां आयोडीन। अब हमसे दोबारा वही क्वेश्चन पूछा गया है जो पहले था। नाउ व्हाट वुड बी द आंसर? अब आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? वेरी सिंपल। अब देखो पहली बात, अब हमारा आंसर ए भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि 1 मोल हाइड्रोजन के साथ 1 मोल आयोडीन रिएक्ट कर रहा है, तो दोनों का ग्राफ की स्टीपनेस सेम होगी, उनका कंसंट्रेशन का जो आपका डिफरेंस है वो मेंटेन रहेगा थ्रू आउट द रिएक्शन। ठीक, तो ये तो होगा ही। ये नहीं हो सकता था, क्यों? इसमें हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कम हो रही है, आयोडीन की बढ़ रही है, ये पॉसिबल नहीं है। अगेन ये भी अब हमारा आंसर होता, क्योंकि हाइड्रोजन आयोडीन दोनों डिक्रीज हो रही है, स्टीफनेस भी सेम है, और HI की कंसंट्रेशन बीच में ऊपर हो नीचे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, ग्राफ स्ट्रेट होना चाहिए, स्टीफनेस सेम रहनी चाहिए थी, क्योंकि 1 मोल इज रिएक्टिंग विद 1 मोल। अब हमारा आंसर ये नहीं हो सकता, क्योंकि स्टीफनेस ऑफ कर्व कैन नॉट चेंज बिकॉज 1 मोल इज रिएक्टिंग विद 1 मोल। इज इट क्लियर? रही बात, this can again be the answer over here. Now answer can also be this. क्यों? हाइड्रोजन भी कम हुई, आयोडीन भी कम हुई, जितना डिफरेंस पहले था उतना ही डिफरेंस बाद में रहा, यानी जिस रेट पे हाइड्रोजन उसी रेट पे आयोडीन सेम रेट पे चल रहा है, तो ये भी आंसर होता है। तो इसलिए अब आंसर ए सी ई तीनों होते। बोलो बेटे क्लियर हो गया कैसे मोल्स देख के हम अपने ग्राफ को देख रहे हैं? सो इससे जो जैसे लास्ट वाला जो आपने कराया था इक्वेशन का, उसमें ए और सी जैसे बोथ हो सकते थे, तो उसमें तो कोई हम डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते ना किसी और डिफरेंशिएशन देखो बेटे, हमने इसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हम लोग, ये और ये में, क्योंकि HI की कंसंट्रेशन इनसे कम भी हो सकती है, इससे ज्यादा भी हो सकती है, इसके बीच में भी हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। गॉट इट? ओके सर। ठीक, तो सिर्फ इसमें 1 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है, इसलिए स्टीफनेस सेम रहेगी। पिछले वाले क्वेश्चन में 1 मोल वाज रिएक्टिंग विद 3 मोल, तो स्टीफनेस सेम नहीं रहेगी। हाँ, ये होना चाहिए ग्राफ मस्ट बी स्ट्रेट लाइन, तभी इक्विलिब्रियम आता है। और एक बात बिल्कुल क्लियर, प्रोडक्ट या तो 0 से शुरू होना चाहिए, 0 से शुरू होना चाहिए, ग्राफ ऊपर से नहीं होना चाहिए, 0 से शुरू होना चाहिए, क्योंकि शुरुआत में थोड़ी होगा हमारे पास HI, शुरुआत में तो 0 होगा HI, रिएक्शन के साथ बनना शुरू होगा, इसलिए नीचे से यहां से ग्राफ शुरू होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे को इस पे बोले जा सकते हैं कि एट इक्विलिब्रियम एवरी मेजरेबल प्रॉपर्टी, यहां कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर दिया हो सकता है, प्रेशर के साथ वॉल्यूम भी दिया हो सकता है, प्रेशर के जगह पर वॉल्यूम भी दिया हो सकता है, इवन कलर चेंज भी नहीं होगा। एवरी मेजरेबल प्रॉपर्टी बिकम्स कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम। उम्मीद करता हूं ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी, कौन कौन से ग्राफ इक्विलिब्रियम को कैसे कैसे डिपिक्ट करते हैं। बेटा किसी ने भी नहीं करवाने बच्चे ऐसे। ठीक, मिटा दूं जी? यस सर। अब तीसरा कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं। ये हमारा दूसरा कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़ा कि सारी मेजरेबल प्रॉपर्टीज जो होती है वो कांस्टेंट हो जाती है। अगली बात है बेटा, इक्विलिब्रियम कैन बी जज्ड
equilibrium can be judged by most easily seen property. इक्विलिब्रियम को जज किया जा सकता है बहुत ही आसानी से, जो देखे जाने वाली प्रॉपर्टी हो ना, अगर वो कांस्टेंट हो जाए तो समझ लो इक्विलिब्रियम आ गया। जैसे कलर चेंज, मान लो कलर चेंज होना बंद हो गया, मतलब इक्विलिब्रियम आ गया। कहने का मतलब क्या है, मान लो मेरे पास एक रिएक्शन है, N2O4 is giving me 2NO2. N2O4 is giving me 2NO2. बेटा N2O4 जो होता है ये 0 डिग्री पे एग्जिस्ट करता है और ये कलरलेस होता है, ये कलरलेस होता है। और NO2 100 डिग्री पे बन जाता है और ये ब्राउन होता है। अब आपने क्या किया, आपने एक वेसल ले लिया बेटा, ठीक। इस वेसल में हमने मान लो N2O4 डाल दिया शुरुआत में। अब इस वेसल का जो टेम्परेचर है 25 डिग्री रख दिया, वेसल का टेम्परेचर 25 डिग्री रखा। पहले ये वेसल कलरलेस था, धीरे धीरे यहां पे कलर चेंज होने लगा और ये ब्राउन से कलर में आने लगा, लाइट सा ब्राउन। बट एक समय पर आकर के मान लो क्या हुआ कि कलर चेंज रुक गया, there is no further color change। तो जब कलर चेंज रुक गया इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। तो कलर सबसे आसानी से देखा जा सकता था, इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। दूसरी बात, अगर कलर नहीं हम प्रेशर भी देख सकते थे। अगर प्रेशर कांस्टेंट हो गया इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड, प्रेशर भी बहुत आसानी से नोट किया जा सकता है। टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, ठीक, और कोई चीज चेंज नहीं हो रही है, equilibrium can be achieved। तो equilibrium can be judged by most easily seen property। जो सबसे आसानी से डिस्टिंग्विश हो सके ना, उसी से हमें पता चल जाता है इक्विलिब्रियम आया कि नहीं आया। बोलो समझ में आया? यस सर। ओके, अगली बात देखिएगा, अगली कहानी इसी की है। इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड बाय ईदर डायरेक्शन। equilibrium can be achieved by either direction। equilibrium can be achieved by either direction, मतलब इक्विलिब्रियम के लिए जरूरी नहीं हम रिएक्टेंट लेंगे तभी इक्विलिब्रियम आएगा, हम प्रोडक्ट से भी शुरू कर सकते थे तब भी इक्विलिब्रियम आ सकता था, ठीक। मतलब क्या, मतलब ये अभी जो इक्विलिब्रियम तुमने लिया, आपने अगर मान लो शुरुआत में इस वेसल के अंदर वेसल को 0 डिग्री पे रखा था और इसमें N2O4 ले लिया था और ये 0 डिग्री पे था, ठीक है जी। और या फिर आपने इस वेसल को ऐसे ले लिया था कि इसमें NO2 था जो कि ब्राउन था और ये 100 डिग्री पे था, ठीक, ये ब्राउन था भाई। अब आपने चाहे इस वेसल को उठा के 25 डिग्री पे ले आया हो, ठीक, 25 डिग्री पे ले आया हो। अब यहां पे जैसे 25 डिग्री पे आ जाएगा, थोड़ी देर बाद यहां लाइट सा ब्राउन कलर आ जाएगा, कलर फर्दर चेंज नहीं होगा, तो यहां इक्विलिब्रियम बन गया। N2O4 is changing into 2NO2 and 2NO2 is changing into N2O4, ठीक, इक्विलिब्रियम हैज बीन अचीव्ड। चाहे आपने इस वेसल के कंटेंट को इसमें डाला हो और चाहे आपने इस वेसल के कंटेंट में इसको डाला हो, चाहे आप इसको शुरू करके कर लो चाहे इसको कर लो, इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड फ्रॉम ईदर डायरेक्शन। May you start from the reactant side, may you start from the product side, equilibrium can be achieved from either direction। बोलो ये पॉइंट समझ में आ गया कि नहीं आ गया भाई?
Yes, sir. ओके, अगला पॉइंट समझेंगे, अगला पॉइंट समझेंगे। अगली कहानी हमारे पास, अगला जो हमारे पास इसका इक्विलिब्रियम का कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है? कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट इक्विलिब्रियम पॉइंट। कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट जो कैटलिस्ट होता है वो कभी भी इक्विलिब्रियम पॉइंट को अफेक्ट नहीं करता है। कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट इक्विलिब्रियम पॉइंट। पहली बात, कैटलिस्ट क्या होता है? क्या आप मुझे बता सकते हैं कैटलिस्ट क्या होता है? यस मिस साक्षी, कैन यू टेल मी कैटलिस्ट क्या होता है बेटा? Sir, which fastens the reaction? तो बेटा एक्चुअली हम ऐसा कभी नहीं बोलेंगे बेटा। बेटा कैटलिस्ट वो होता है which alters the rate of reaction. It can speed up the reaction, it can slow down also. ठीक, जो रिएक्शन को स्पीड अप करता है उसको पॉजिटिव कैटालिसिस बोलते हैं, वो पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है। और जो कैटलिस्ट रिएक्शन की स्पीड को स्लो करता है उसको नेगेटिव कैटालिसिस बोलते हैं। ठीक, तो आज के बाद हम ये नहीं बोलेंगे कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, नो नो नॉट एट ऑल। Catalyst can decrease the rate of reaction also. Catalyst alters the rate of reaction. Now मैंने कहा कि catalyst does not affect the equilibrium point. इसका मतलब ये है कि जिन कंसंट्रेशंस पे इक्विलिब्रियम आना है उन्हीं कंसंट्रेशन पे इक्विलिब्रियम आएगा। भले ही आपने उसको रिएक्टेंट साइड, भले ही आपने उसको कैटलिस्ट के बिना किया और भले ही आपने उसको कैटलिस्ट के साथ किया, जिन कंसंट्रेशंस पे इक्विलिब्रियम आना है उन्हीं कंसंट्रेशन पे इक्विलिब्रियम आना है। वो कैटलिस्ट के बिना भी उतनी होनी चाहिए, कैटलिस्ट के साथ भी उतनी होनी चाहिए। सर समझ नहीं आया, एक छोटा एग्जांपल देता हूं। मान लो हमारी एक जर्नी है शिमला टू जालंधर। क्या जर्नी है? शिमला टू जालंधर। मान लेते चंडीगढ़ पॉइंट, चंडीगढ़ उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। बेटा एक बात तो खास ख्याल रखना, इक्विलिब्रियम पॉइंट कभी रिएक्शन के बीचों बीच नहीं होता, जरूरी नहीं होता कि बिल्कुल बीच में हो। तो ये मत सोचना कि सर ने बोला शिमला से जालंधर एक जर्नी और चंडीगढ़ बीच में है तो वो इक्विलिब्रियम नहीं बेटा। वो इक्विलिब्रियम नवाशहर में भी आ सकता था और वो इक्विलिब्रियम सोलन में भी आ सकता था। यानी ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल बीच में, किसी भी पॉइंट पे इक्विलिब्रियम आ सकता है। पर बात यह है कि कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम पॉइंट को अफेक्ट नहीं करता, इसको समझाना। तो मान लो शिमला से जालंधर एक जर्नी है और चंडीगढ़ उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। एक भाई शिमला से जालंधर के लिए चलने लगा, थोड़ा इंटेलिजेंट था, पैदल ही चल पड़ा। ठीक, तो चंडीगढ़ 2 दिन में पहुंच जाएगा भाई, है जी। अब एक आदमी थोड़ा सा लेस इंटेलिजेंट था, उसने बैलगाड़ी खरीद ली, वो बैलगाड़ी में चल पड़ा। ठीक, वो 1 दिन में पहुंच जाएगा। एक और आदमी वो बस में आएगा, वो 4 घंटे में पहुंच जाएगा। एक और आदमी जिसके पास अपना व्हीकल था, अपनी गाड़ी थी, वो 2-2.5 घंटे में पहुंच जाएगा। और एक अश्विनी सर जैसा आदमी, अपना प्राइवेट जेट है, ठीक, तो अपन 15 मिनट के अंदर पहुंच जाएंगे, है ना भाई। तो अब एक बात बताओ, जो बंदा पैदल चला था या जिसके पास गाड़ी थी या जिसके पास जेट था, इनमें से किसी ने भी ऐसा तो नहीं चंडीगढ़ पास चला गया शिमला के किसी के लिए? ये डिस्टेंस कम हुआ क्या? शिमला और चंडीगढ़ का डिस्टेंस तो उतना ही रहा। ये जो गाड़ी थी, बैलगाड़ी थी, ये तो कैटलिस्ट थे, इन्होंने इक्विलिब्रियम पॉइंट तक जल्दी पहुंचा दिया। पर ऐसा तो नहीं किया कि भैया चंडीगढ़ को शिमला के पास ले गया प्राइवेट जेट, ऐसा तो नहीं हुआ। वो तो उतनी दूरी पे ही था, सिर्फ क्या हुआ, उसको जल्दी वहां तक पहुंचा दिया। आना वही था, चंडीगढ़ वहीं रह गया, शिमला वहीं रह गया, बस वहां तक जल्दी पहुंचा दिया, बट अपनी जगह शिफ्ट नहीं किया। ऐसे ही इक्विलिब्रियम जो होता है वो जिन कंसंट्रेशंस पे आना है, चाहे कैटलिस्ट डालो चाहे ना डालो, उसी कंसंट्रेशन पे आना है। हाँ, ये हो सकता है कैटलिस्ट वहां तक जल्दी पहुंचा दे, टाइम का फर्क कर दे, बट कभी ये नहीं हो सकता कि कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम पॉइंट को चेंज कर दे। बोलो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। ओके, अगली बात, एट इक्विलिब्रियम
हम ये कह सकते हैं बेटा, जब हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तो एनी कंसंट्रेशन रिलेटेड एक्सप्रेशन will have a constant value at equilibrium any concentration related expression bears a constant value बेटा इक्विलिब्रियम पे, एट इक्विलिब्रियम कोई भी कंसंट्रेशन रिलेटेड एक्सप्रेशन, चाहे दो कंसंट्रेशन की एडिशन हो, चाहे दो कंसंट्रेशन की सब्ट्रैक्शन हो, चाहे दो कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट हो, चाहे दो कंसंट्रेशन की रेशियो हो, उनकी वैल्यू अपनी अपनी कांस्टेंट होगी। क्यों? इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन ही कांस्टेंट हो गई, तो कंसंट्रेशन रिलेटेड कोई भी एक्सप्रेशन लिखोगे वो कांस्टेंट ही होगा। जैसे मान लो एक इक्विलिब्रियम ले लेते हैं A गिविंग अस B, और मैंने कहा कि मेरे पास एक रेशियो है कंसंट्रेशन ऑफ A बाय कंसंट्रेशन ऑफ B, एंड दिस वैल्यू विल बी अ कांस्टेंट। व्हाई? क्योंकि ना तो A चेंज होगा ना ये चेंज होगा। इसी तरह से अगर मैं बोल देता A की कंसंट्रेशन प्लस B की कंसंट्रेशन, एंड दैट मस्ट बी अनदर कांस्टेंट, कोई और कांस्टेंट होगा पर इसकी वैल्यू भी कांस्टेंट होगी क्योंकि ये दोनों चेंज नहीं होंगे। इसी तरह से लिख देते A with product of B, it is another constant, A डबल डैश, तो इसकी अपनी एक अलग वैल्यू होगी बट ये कांस्टेंट होगी क्योंकि ना A चेंज होगा ना B चेंज होगा। तो इक्विलिब्रियम पे कोई भी कंसंट्रेशन रिलेटेड एक्सप्रेशन लिख दो, उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहनी है। इसी के ऊपर आगे सारी कहानी चलनी है। बोलो, इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. Okay. Point number 7. Point number 7. Seventh point. Equilibrium can be disturbed by small changes in state variables. Equilibrium can be disturbed by small changes in state variables. क्या होते हैं स्टेट वेरिएबल्स? बेटे प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, हम कोई भी चीज में छेड़छाड़ करेंगे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। वो रस्सी पे चलता हुआ आदमी याद है, हमें वो तमाशा करते ना, वो रस्सी पे चलते। अब रस्सी पे चल रहा था, एक जगह जाके खड़ा हो गया, वहां उसने इक्विलिब्रियम अपना मेंटेन कर लिया, ठीक। अब वो उसी रस्सी पे झूल रहा है। अब वहां से हमने उसको ऐसे से किया है ना भाई, ऐसे से मतलब उसको ऐसे बताया कि मैं गुदगुदी करने वाला हूं। अब कोई अगर मान लो गुदगुदी प्रोन होगा, ठीक, तूने यूं यूं किया, वो एकदम से ऐसा होगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब, बंदा ठा नीचे, है ना भाई। मतलब कहने का ये है कि इक्विलिब्रियम पे थोड़ा सा प्रेशर चेंज कर दो, इक्विलिब्रियम खत्म। थोड़ा सा वॉल्यूम चेंज कर दो, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब। थोड़ा सा प्रेशर, टेम्परेचर, कुछ भी चेंज करो, कोई स्टेट वेरिएबल चेंज करो, इक्विलिब्रियम विल बी डिस्टर्ब्ड। तो इक्विलिब्रियम बहुत आसानी से डिस्टर्ब करने वाली चीज है बेटा, ठीक। उसमें थोड़ा सा भी स्टेट वेरिएबल में चेंज करो तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है। नो डाउट इट कैन रीगेन इटसेल्फ, वो एक अलग बात है। हम मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम कैन बी रीगेन, तो इट कैन बी रीगेन, इट्स ओके, इसको रीगेन किया जा सकता है, बट डिस्टर्ब आसानी से हो जाता है। बोलो क्लियर और नॉट? Yes, sir. And the last very important thing, at equilibrium, delta G is equal to 0। बेटे क्या आपको ये थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाया था बच्चे कि इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाती है? कहा था इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी की वैल्यू 0 हो जाती है।
ठीक है बच्चे, equilibrium depth and one very important property, सबसे important मैं कहूंगा, ठीक, and that is equilibrium can be established. Equilibrium can be established in closed system. Equilibrium closed system में ही establish हो सकता है, क्योंकि अगर मैटर बाहर चला गया तब तो बेटा इक्विलिब्रियम कभी आएगा ही नहीं। इक्विलिब्रियम कब आ सकता है? जब सिस्टम क्लोज हो, मैटर बाहर ना जाए, तभी तो रेट ऑफ फॉरवर्ड बैकवर्ड बराबर होगा। जैसे मान लो हमने एक वेसल ले लिया, इस वेसल में आपने पानी ले लिया, अब पानी इवेपोरेट हो रहा है, कंडेंस भी हो रहा होगा, पर ये इवेपोरेशन जो है वो पानी को बाहर ले जाएगी, ठीक, तो कंडेंस कहां होगा बेटा? ये क्या इस सिस्टम के अंदर कंडेंस होगा कहीं? है भाई? तो क्या इक्विलिब्रियम आ पाएगा इसमें? अगर इसको बंद कर देते तो वेपर्स बाहर नहीं जा पाते, तो कंडेंसेशन अंदर ही रहती। बट मैं पहले भी बता चुका हूं थर्मोडायनेमिक्स में, अभी भी बता चुका हूं, क्लोज सिस्टम का मतलब ढक्कन बंद सिस्टम से नहीं होता। क्लोज सिस्टम का मतलब सिर्फ वो होता है जहां से मैटर बाहर ना जाए, बस। गैसेस हो तो ढक्कन बंद चाहिए, गैसेस ना हो तो ढक्कन भले ही खुला हो पर मैटर बाहर नहीं जाना चाहिए, वो क्लोज सिस्टम होता है। एंड इक्विलिब्रियम कैन बी एस्टैब्लिश्ड ओनली इन द क्लोज्ड सिस्टम। तो ले दे के अगर ध्यान दिया जाए, हमारी इक्विलिब्रियम की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या क्या है? सबसे पहली बात है, इक्विलिब्रियम इज अ डायनेमिक प्रोसेस। इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर, यानी रिएक्शन डज नॉट स्टॉप्स, only the rate of forward direction becomes equal to rate of backward direction. अगली बात, at equilibrium every measurable property becomes constant, like concentration, like pressure, like volume. At equilibrium every measurable property is actually constant. फिर equilibrium can be achieved by either direction. Equilibrium को किसी भी डायरेक्शन से अचीव किया जा सकता है, by reactant side और by product side. आप चाहे प्रोडक्ट को शुरू में रख के तब इक्विलिब्रियम तक चल जाओ, चाहे रिएक्टेंट से इक्विलिब्रियम तक चल जाओ, इट कैन बी अचीव्ड बाय ईदर डायरेक्शन। Catalyst does not affect the equilibrium point, though it can you can say make the reactants come to the equilibrium point more swiftly, more readily, or maybe more slowly, but it will not shift the equilibrium concentrations or point. जिन concentration पे equilibrium आना उन्हीं पे आना है, वो जल्दी आ जाए लेट आ जाए एक अलग बात है, लेकिन कंसंट्रेशन वही है। उसके बाद at equilibrium any concentration related expression there is a constant value. इक्विलिब्रियम पे कोई भी कंसंट्रेशन रिलेटेड एक्सप्रेशन जो होता है उसकी वैल्यूज हमेशा कांस्टेंट होती है। एंड इक्विलिब्रियम कैन बी डिस्टर्ब्ड बाय स्मॉल चेंजेस इन स्टेट वेरिएबल्स लाइक प्रेशर, टेंपरेचर, वॉल्यूम। कुछ भी प्रेशर, टेंपरेचर, वॉल्यूम में थोड़ा बहुत चेंज किया, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। एंड एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इज 0, इक्विलिब्रियम कैन ओनली बी एस्टैब्लिश्ड इन द क्लोज्ड सिस्टम। बोलो बेटे, क्या आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम समझ में आ गई? Yes, sir. And these are the characteristics for physical as well as chemical equilibrium. ये सिर्फ फिजिकल की नहीं है, केमिकल इक्विलिब्रियम की यही कैरेक्टरिस्टिक है, फिजिकल की भी यही है, आगे आयनिक इक्विलिब्रियम के टोटल इक्विलिब्रियम की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक, तो